सोच कर ही अजीब भी लगता और यकीन भी नहीं होता, शायद आपको भी ना हो। एक शख्स जो 6 कत्ल करता है, 6 कत्ल करने के बाद 25 साल गुजर जाते हैं। निचली अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत, यहां तक के प्रेसिडेंट, वो भी उसे माफी नहीं देते। हर जगह से उसे सजाए मौत मिलती है। 21 साल से वो जेल में रहकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि फांसी होगी, कब होगी। मर्सी पिटीशन भी खारिज हो गई, उसके बाद होगी कि अब होगी। और फिर अचानक 21 साल बाद और कत्ल के 25 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला सुनाती है और कहती है कि जब इसने 6 कत्ल किया उस वक्त ये 10-12 साल का था, बालिग नहीं था, इसलिए इसे फांसी नहीं दी जा सकती, इसलिए ये मुकदमा बड़ों के जैसे उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। अब इसे क्या कहिएगा कि निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, फिर प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन, इस पूरी कवायद में इतने साल निकल गए और कहीं कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो नाबालिग था कत्ल करते वक्त। यहां तक कि हैरान करने वाली बात यह है कि जिसको फांसी की सजा दी गई उसने खुद ने कभी भी पूरे मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अगले 19-20 साल तक इस मुद्दे को उठाया ही नहीं कि वो क्राइम करते वक्त बच्चा था। और एकदम सही वक्त पर उठाया और एक फैसला आया। ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही बेचैन करने वाली है। कहानी करीब 28 साल पुरानी है। 1994 पुणे की कहानी है। पुणे में एक भरा पूरा परिवार रहा करता था, राठी परिवार। इस परिवार के मुखिया थे केशरीमल त्रिपाठी। केशरीमल त्रिपाठी, उनके बेटे, पत्नी, बेटियां, बहुएं, पोते, पोतियां। तो ये उसी पुणे में 6 हिमांशु अपार्टमेंट, शीला विहार कॉलोनी, कोथरूड, पुणे, यहां पर ये लोग रहा करते थे। इनकी अपनी एक दुकान थी, बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस दुकान, जिस दुकान का नाम था सागर स्वीट मार्ट। तो अच्छे खासे पैसे वाले लोग, अच्छा परिवार, और केशरीमल त्रिपाठी के जो बेटा संजय राठी, वो इस दुकान के ऑनर, दोनों बाप बेटे मिलकर दुकान चलाते। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान में इधर एक पैरेलल दूसरी कहानी चल रही थी। राजस्थान से कुछ लोग अलग अलग जगहों पे नौकरी की तलाश में निकलते हैं। उनमें से एक लड़का था राजू राजपुरोहित। 11वीं पास करने के बाद ये राजस्थान से पुणे पहुंचता है, क्योंकि राजू राजपुरोहित का जो बड़ा भाई है कल्याण सिंह, वो पुणे में नौकरी कर रहा था। तो राजू वहां पहुंचता ये सोचकर कि चलो वहां आगे की पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे। अब वहां राजू जाता है और एक बॉम्बे विहार नाम की एक कंपनी, रेस्टोरेंट, उसमें नौकरी शुरू कर देता है जून पहले हफ्ते में 1994। अब वहां नौकरी कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। इत्तेफाक से उसी बॉम्बे विहार में 2 और राजस्थान के लड़के काम करते थे। इनमें से एक का नाम था नारायण चेतना राम चौधरी और दूसरा था जितेंद्र उर्फ जीतू नारायण सिंह गहलोत। तो जितेंद्र और नारायण ये दोनों ऑलरेडी इस बॉम्बे बिहार में काम किया करते थे। वहीं इनकी अब मुलाकात राजू से हुई। तीनों राजस्थान के एक इलाके के, जल्दी दोस्ती हो गई, मिलना जुलना शुरू हो गया। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद राजू ने बॉम्बे बिहार के मालिक से कहा कि उसकी इतने में चल नहीं रही है गाड़ी, थोड़ी जो तनख्वाह है वो बढ़ा दीजिए। बॉम्बे बिहार वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इतने पैसे हम इससे ज्यादा दे नहीं सकते। तो इसी के बाद राजू ने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद अब दूसरी जगह नौकरी ढूंढने लगा। अचानक उसे पता चला कि एक सागर स्वीट मार्ट है, यही संजय त्रिपाठी के शॉप पर वो ढूंढते ढूंढते पहुंचा और वहां उसने नौकरी मांगी। उन्होंने उसे नौकरी दे दी। अब वो सागर स्वीट मार्ट में काम करने लगा। मेहनत से काम करता राजू। इसके अलावा उसका काम एक ये भी था कि वहां से, दुकान से थोड़ी दूरी पर घर, वो जो दुकान में काम करने वाले स्टाफ थे, उनका खाना, उनकी रोटियां घर से ही आती थी। तो अक्सर राजू ही घर जाता वो खाना उठाने के लिए। तो दिन भर में 2-3 बार चक्कर काटता वो। घर आने जाने के चक्कर में घर के मेंबर से भी उसकी मुलाकात हो गई, घर की मेड से भी, गार्ड से भी, सभी से उसकी जान पहचान, क्योंकि दुकान का मुलाजिम है, सब जानते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद राजू ने यहां भी ये कहा कि उसे पैसे बढ़ाने के लिए
तो संजय राठी ने अपनी मजबूरी जताई कि इतना ही हम सबको देते हैं, हम तुमको 1200 रुपये दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। राजू ने नौकरी छोड़ दी। अब राजू फिर किसी और नौकरी की तलाश में है। इस दौरान में उसे अचानक पता चला कि नारायण ने भी बॉम्बे बिहार वाली नौकरी छोड़ दी। फिर उसे यह भी पता चला कि जितेंद्र ने भी नौकरी छोड़ दी। अब तीनों बेरोजगार, तीनों ने एक कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया, पर उन्हें लगा कि पैसे कब तक चलेंगे बिना काम के। तो जितेंद्र ने राजू से कहा कि तू जो सागर स्वीट में काम करता था वहां मेरी नौकरी लगा दे। राजू पहुंचा, उसने राठी से बात की, पर उन्होंने कहा हमने किसी और को रख लिया, उन्होंने नौकरी देने से मना कर दिया। अब इधर दिन बीत रहा है, पैसे हैं नहीं, सब खत्म हो गए, तीनों बेरोजगार एक कमरे में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद क्या किया जाए आगे? वहीं से नारायण चेतनाराम चौधरी पहली बार एक साजिश बुनता है। वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि देखो पैसे हैं नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं, हम किसी सेठ के यहां लूटपाट करते हैं या डाका डालते हैं, अच्छे खासे पैसे होंगे, उसके बाद हम लोग निकल के किसी और शहर में चले जाएंगे। दोनों भी तैयार हो गए, राजू और जितेंद्र। उन्होंने कहा ठीक है। अब तीनों ने मिलाकर साजिश रचनी शुरू की। जो पहली बार इनके दिमाग में ये चीज आई वो आई थी 24 अगस्त 1994 को कि किसी सेठ को लूटना है। अब शाम तक इस पे बात करते रहे, शराब वराब पी, पैसे अब है नहीं है, बस अब उनको ये है कि जल्द से जल्द करना है। 24 अगस्त को तय हुआ कि किसी सेठ के घर पे डाका डालना है, पर किस सेठ? फिर इसी दौरान में जितेंद्र ने कहा कि राजू तूने तो काम किया है सागर स्वीट में, तू तो घर आता जाता है, वो पैसे वाले, उनका घर कैसा रहेगा? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तय हो गया उसी रात 24 अगस्त की कि राठी के घर पर धावा बोला जाएगा और वहां लूटपाट करेंगे। 25 अगस्त अगला दिन आता है और ये लोग बाकायदा रेकी करते हैं और घर के पास जाते हैं, घूमते हैं, तो देखते हैं कि 2 से 4 दोपहर का वक्त ऐसा था जब आसपास सड़क पे भी सन्नाटा, लोग अपने घरों में होते हैं, कोई चहल पहल नहीं होती। तो उन्होंने तय किया कि 2 से 4 के बीच में ही इस वारदात को अंजाम देना है। लेकिन अब कैसे? तो ये जो नारायण चेतनाराम चौधरी, ये वही नारायण चेतनाराम चौधरी 200 बच्चा कहलाया था अभी जो कहा गया है, इसने कहा कि इस लूटपाट को अंजाम देने की एक शर्त है और वो ये है कि हमें किसी भी चश्मदीद को छोड़ना नहीं है। उस घर में चाहे जो भी सामने आए उसे मारना है और मारने के बाद ही लूटपाट करना, वरना हम पकड़ जाएंगे। दोनों तैयार हो गए, लेकिन अब मारना है और घर के अंदर इतने सारे लोग हैं, कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा चाकू खरीदना पड़ेगा। अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं कि चाकू खरीद सके। इनमें से जितेंद्र के पास एक चांदी के गले का लॉकेट था। उसने कहा चलो, जिस इलाके में ये रहते थे उसी दुकान, वहां पे एक जौहरी की दुकान थी, वहां गए। उन्होंने कहा ये चांदी का लॉकेट बेचना है। दुकानदार शायद शरीफ था, उसने कहा इसकी पर्ची दो। पर्ची थी नहीं, तो उसने कहा कि हम इस तरह से खरीदते नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें पैसे की जरूरत है, आप इसको गिरवी रख लो, हम बाद में आपको दे देंगे। तो चूंकि वो उसी इलाके में रहते थे, जौहरी की दुकान के पास, जौहरी ने कहा ये ठीक है। 90 रुपए उस लॉकेट के बदले जौहरी ने उनको दे दिया और कहा ये 90 रुपए तुमको मैं दे रहा हूं इसके बदले में, और जब 90 रुपए दे देना तो इसको छोड़ा कर ले जाना। वो तैयार हो गए, 90 रुपए उन्होंने जौहरी से दिए, बाहर निकले। इसके बाद एक दुकान पर गए, वहां से एक तेज बड़ा सा घर पे इस्तेमाल होने वाला चाकू, लेकिन थोड़ा बड़ा, वो चाकू खरीदा, लौट कर आए। अब 25 अगस्त की शाम हो गई है, रात हो गई है। अब तीनों ने यह तय किया कि एक चाकू तो हो गया और एक पुराना घर में पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ चाकू से काम नहीं चलेगा। घर के लोगों पर अगर ज्यादा हो काबू कैसे पाया जाए? तो उसमें यह होगा कि चिली पाउडर भी साथ लेकर चलना है, मिर्ची का पाउडर, ताकि आंखों में डाल सकें और उसके बाद उतनी देर में वो बेबस हो जाएंगे, फिर उन पर हमला कर सकें। तो 90 रुपए गिरवी देकर इन्होंने लॉकेट रख के चाकू तो जो खरीदा, वो चाकू खरीदा 55 रुपए का। तब भी इनके पास 35 रुपए बचे हुए थे। इसके बाद उन्होंने चिली पाउडर खरीदा, सब कुछ हो गया। अब वारदात का इन्होंने जो दिन है वो तय किया 26 अगस्त 1984। 26 अगस्त 1984 दोपहर 2 से 4 के बीच में इन्होंने इस काम को अंजाम देना था। अब 26 अगस्त की तारीख आ गई। 26 अगस्त की सुबह संजय राठी, केशरीमल त्रिपाठी के बेटे, उस दुकान के ओनर, करीब 8:30 बजे वक्त के हिसाब से अपने दुकान के लिए घर से रवाना हो जाते हैं। जब वो घर से रवाना हो जाते हैं, अब घर में सिर्फ महिलाएं हैं, लेकिन इसी दौरान करीब सुबह 10 बजे संजय त्रिपाठी की एक बहन जो राजस्थान में ब्याही गई थी, शादी हुई थी, वो अपने पति और एक बच्चे के साथ जो 1.5 साल का था, वो घर आ जाती हैं। उसकी वजह ये थी कि 21 अगस्त को, यानी 5 दिन पहले ही, राखी थी।
लेकिन 21 अगस्त को वो राखी पर अपने भाई को राखी बांधने किसी वजह से नहीं आ पाई। तो 5 दिन बाद 26 अगस्त को कि चलो भाई को राखी बांधनी, अपने पति और बेटे को लेकर घर पहुंच गई। अब इधर संजय राठी दुकान, तो संजय राठी को पता चला बहन आई है। उसने कहा ठीक है मैं दोपहर को आता हूं। दोपहर 1 बजे संजय राठी अपने घर आए। उन्होंने राखी बंधवाई, अपने जीजा के साथ बैठकर बहन के साथ खाना खाया और फिर अपने जीजा को साथ लेकर कि चलो यहां घर में क्या करोगे, दुकान पर चलते हैं। दुकान पर लेकर वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इधर ये तीनों जिनको अभी लूटपाट को अंजाम देना है 12 बजे अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद रुख करते हैं इसी राठी के घर का। घर के बाहर थोड़ी दूर से देखते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर मोटरसाइकिल पार्क है। राजू को पता था ये मोटरसाइकिल संजय राठी की, इसका मतलब संजय राठी घर पर है और वो चाहते नहीं थे कि कोई पुरुष घर में हो, उस पर काबू पाना मुश्किल है। तो वहां से चुपचाप थोड़ी दूर इधर उधर हो गए। 1 घंटा बीत गया। करीब 2 बजे दोबारा लौटते हैं। जब 2 बजे दोबारा लौटते हैं तो देखते हैं मोटरसाइकिल नहीं है, मतलब संजय राठी जा चुका है और 2 से 4 इन्होंने तय किया था। संजय राठी अपने जीजा के साथ दुकान पर जा चुके थे। अब 2 बजे ये लोग संजय राठी के घर के बाहर जाते हैं। नारायण चेतनाराम चौधरी राजू से कहता है कि तू घर जा, दरवाजा खुलवा, क्योंकि तू इस घर में आता जाता रहा, तूने यहां नौकरी की। उसने करीब 2.5 महीने नौकरी की थी, तो तुझे सब जानते हैं और उन्हें बातों में उलझा, तब तक हम दोनों आ जाएंगे। राजू आगे बढ़ता है, दरवाजा खुलवाता है, देखता है सामने उस घर की जो मेड है वो पानी से फ्लोर साफ कर रही है। वो उससे गप्पे मारने लगता है। चूंकि वो राजू को जानती थी, वो भी आराम से प्यार से बात कर रही है। इसी दौरान में पीछे से नारायण चेतनाराम और जितेंद्र अचानक घर के अंदर दाखिल होते हैं, गेट को लॉक कर देते हैं। इसके बाद नारायण चेतनाराम अपने कमर से चाकू निकालता जो उसने कल रात ही खरीदा, बिल्कुल नया। जितेंद्र के पास पुराना चाकू, जो पहला वार होता है वो नारायण करता है और उस मेट को वो चाकू मारता है, वहीं फर्श पे धुलते हुए वो वहीं गिर जाती है। इसके बाद अब तीनों तेजी से अंदर जाते हैं। अलग अलग जगहों पे, बेडरूम पे, ड्राइंग रूम में अलग अलग घर के मेंबर बैठे हुए थे। एक एक करके वो सबसे पहले आंखों पे मिर्ची फेंकते और नारायण अपने हाथों से उस 55 रुपए के खरीदे हुए चाकू से उनको एक एक करके उस पर वार करता। करीब 15 से 20 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। 15 से 20 मिनट के बाद जब हर तरफ घर में खून ही खून था, फिर उन्होंने वो सारे खून धोए, कपड़े अपने उतारे खून से सने हुए, उसको एक बैग में डाला, उसी घर से उठाकर अब घर की तलाशी लेनी शुरू की। अलमारी खोली, तमाम अलग अलग जितने कैश जेवर वो सारे उन्होंने एयर बैग में डाला और उसके बाद घर से बाहर निकले और घर के अंदर से ही चाबी ली, मेन गेट को लॉक कर दिया और वहां से निकल गए। तीनों अपने रूम पर पहुंचे। रूम पर जाने के बाद तीनों ने फिर कपड़े बदले। शाम हुई। शाम को वापस ये जितेंद्र गया उसी दुकान में जोहरी की जहां उसने गिरवी रखी थी अपने लॉकेट को। वो 90 रुपए वापस किए, अपने लॉकेट लिए। तीनों घर पर पहुंचे। शराब की बोतलें मंगाई गई, नॉनवेज मंगाया गया। इधर शाम करीब अब 6:30 का वक्त है। 6:30 बजे संजय राठी अपने जीजा के साथ वापस घर आता है, क्योंकि बहन भी आई हुई थी तो जल्दी आ गया दुकान बाकी लोगों पर छोड़कर। घर आया तो देखा गेट लॉक है। उसे बड़ा अजीब लगा संजय राठी को कि अमूमन ऐसा होता नहीं। आवाज दी, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। फोन बजाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। पड़ोसियों से पूछा, किसी ने देखा या चाबी देकर गए? कई बार पड़ोसी को चाबी दे जाते, पड़ोसियों ने कहा नहीं। संजय राठी ने अपने दुकान पर बैठे अपने पिता को फोन किया, केशरीमल त्रिपाठी को, कि क्या वो लोग दुकान आए हैं पूरी फैमिली, क्योंकि बहन आई है तो शायद उधर कुछ खाने पीने आए। पता चला कि वहां भी कोई नहीं आया। तो अब उसे चिंता हुई। खैर वो वापस मोटरसाइकिल पर दुकान गया। एक डुप्लीकेट चाबी दुकान पर भी रहती थी। संजय राठी वो चाबी लेकर वापस घर आया, मेन गेट खोला। मेन गेट खोलते ही सामने का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल गई। सबसे पहले सबसे सामने उस घर की मेड की लाश पड़ी थी और इस मेड की जो उम्र थी, इसका नाम था सत्या बम्बाई, 42 साल। जैसे ही पहली लाश पे नजर पड़ी, दिल धड़का और लगा कि राठी को पता नहीं क्या। उसने डरते डरते अगला कदम अंदर रखा। अंदर का मंजर देखकर कोई भी अच्छा खासा इंसान शायद अपने होशो हवास में न रहता। लाशें ही लाशें बिखरी थी। ऐसा लग रहा था फ्लोर पर जैसे पानी में ही खून की नदियां बही हैं, खून से सफाई हो रही थी।
6 लोगों की लाशें, 6 लोगों के खून घर के कोने कोने में दरो दीवार पर बिखरा पड़ा था। फौरन जब चीखें सुनी, पड़ोसी आए, किसी ने पुलिस को फोन किया, पूरा पड़ोसी तब तक जमा हो गया, खबर पूरे इलाके में फैल गई। इसके बाद घर से एक एक कर लाशें निकलनी शुरू हुई, एम्बुलेंस आ चुकी थी। इस घर से जो लाशें निकली उनमें संजय राठी की मां मीराबाई राठी, जो करीब 55 साल, उनकी बहू मीराबाई की बबीता, जिसकी उम्र करीब 24 साल, जो प्रेग्नेंट थी। इसके अलावा एक बेटी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, प्रीति, जिसकी उम्र 19 साल। इसके अलावा एक और शादीशुदा बेटी हेमलता, जिसकी उम्र थी 27 साल। इसके अलावा मेड सर्वेंट सत्या बम्बाई, जिनकी उम्र थी 42 साल। 2 बच्चे थे जिनकी उम्र 1.5 और 2.5 साल थी। प्रतीक, जो कि उम्र थी जिसकी करीब 1.5 साल, और चिराग, बबीता का बेटा था ये, इसकी उम्र थी 2.5 साल। और प्रतीक हेमलता का बेटा था जिसकी उम्र थी 1.5 साल। एक घर में 6 लाशें, एक गर्भ में, मतलब 7 खून। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अब इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। इधर दूसरी तरफ अब कत्ल करने के बाद तीनों अपने रूम में बैठे हुए हैं। रात को इन्होंने शराब पी, लॉकेट पहले ही ले आए थे। अब अगले सुबह का इंतजार कर रहे और कहीं भाग नहीं रहे। सुबह हुई तब तक ये खबर अखबारों में भी पहुंच गई थी। अगले दिन सुबह इन्हीं में से एक, जो नारायण है, वो राजू से कहता है कि तू बाहर जा, और बाहर जाने के बाद और आज के कुछ अखबार देख और अखबार लेकर आ। वो बाहर जाता है और बाहर से 2 अखबार लेकर आता है। एक अखबार था प्रभात और दूसरा आज का आनंद। ये दोनों अखबार लाता है। पहले पन्ने पर यह खबर थी राठी परिवार के इस कत्लेआम की। पूरी घटना थी उसमें डिटेल से, लेकिन कातिल या संदिग्ध का कहीं पर कोई इशारा या नाम नहीं था। तीनों बड़े खुश होते हैं कि चलो अखबार में आ गया, अभी हमारा कहीं नाम नहीं है। ये सुबह के अखबार थे। शाम हुई, इवनिंगर छपता है जिसे हम सांध्य अखबार भी कहते हैं। फिर उसने राजू को भेजा कि जा बाहर और इवनिंगर ले आता कि लेटेस्ट अपडेट भी पढ़ लें। वो बाहर जाता और शाम का वहां एक जो पुणे में अखबार छपता है संध्यानंद, वो लेकर आता है। संध्यानंद जब लाता है और वो पूरी घटना पढ़ता है तो संध्यानंद में इत्तेफाक से इन तीनों में से एक का नाम संदिग्ध के तौर पर छपा हुआ था, और वो नाम था राजू। क्योंकि पुलिस ने कहा कि ये काम किसी घर के जानने वाले का हो सकता है, तो वैसे तमाम पुराने नौकर, दुकान में काम करने वाले लोग, उनकी सारी लिस्ट तैयार की गई। और ये पता चला कि हाल में कुछ वक्त पहले ही राजू जो है उस दुकान से नौकरी छोड़कर गया था। फिर उसने अपने एक दोस्त को रखवाने की कोशिश की थी, जिसे मना कर दिया था। तो हो सकता है वो, जब राजू का नाम आया तो तीनों घबरा गए। उन्हें लगा कि अब पुलिस उन तक पहुंच सकती है। उन्होंने तय किया कि फौरन पुणे छोड़ दो। इसके बाद उन्होंने उसी रात पुणे छोड़ दिया और कहा कि अब हम लोग अहमदाबाद में मिलेंगे। तीनों अलग अलग गए, अहमदाबाद पहुंचते हैं। अहमदाबाद में 29 अगस्त को मिलते हैं। फिर कहते हैं अब यहां से हम तीनों अलग अलग होंगे। जो उन्होंने लूटा था, करीब 85,000 रुपए कैश थे, गहने थे जिनकी कीमत भी लाख से ऊपर थी, कैमरा था, घड़ियां थी। इन्होंने सारे पैसे आपस में बांट लिए और गहने बोला बाद में हिसाब करेंगे जब मामला ठंडा हो जाएगा। तीनों अलग अलग निकल गए। इधर अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश की। तफ्तीश में राजू रडार पे था और आखिरकार एक एक कर पुलिस ने अपने जाल बिछाए। राजू गायब, उसके साथी गायब, तो शक और बढ़ता गया। पहली बार 5 सितंबर 1994 को नारायण को गिरफ्तार किया पुलिस ने। उसकी निशानदेही पर राजू 15 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ। उसके बाद 21 नवंबर को जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। इन सभी को राजस्थान के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इनको जब गिरफ्तार किया गया, इनके पास से लूट के वो सारे गहने, वो सारी चीजें मिल गई। इसने जो आला कत्ल, जो चाकू था, वो वहीं एक नाले में फेंका था, वो भी मिल गया। इन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया, फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और इसके बाद उस चार्जशीट के आधार पर अब पुणे की सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद करीब 4 साल तक ये मुकदमा चला। 19 फरवरी 1998 को पुणे की ट्रायल कोर्ट ने इन तीनों को सजाए मौत दी। जज ने इन्हें एक तरह से जंगली जानवर कहा था कि ऐसा कत्ल, जो आईओ थे वो भी इसको बयान करते हुए घबराते, थरथराते थे कि उन्होंने क्राइम सीन कभी ऐसा नहीं देखा। एक घर में 6 लाशें और खून के फव्वारे। तो जब सारी चीजें वहां पे
चार्जशीट और केस स्टडी देखी गई तो जज साहब भी इतने वो हुए कि उन्होंने कहा था कि ये लोग शायद जंगली जानवर से कम नहीं है, और इसीलिए इन तीनों को डेथ, बल्कि 3 नहीं, यहां पे माफी, गलती चाहता हूं, माफी होगी, मतलब सॉरी, गलती हो गई, माफी चाहता हूं। जब ये तीनों पकड़े गए तो सारे सबूत तो फिंगरप्रिंट्स मिल गए, लेकिन केस को और पुख्ता करने के लिए ये लगा कि अगर इन 3 में से कोई एक वादा माफ गवाह बन जाए तो पुलिस का केस मजबूत होगा। और इनमें जब पूरी कहानी सामने रखी गई तो पता चला कि जो 6 कत्ल हुए थे उनमें से 5 कत्ल अकेले नारायण ने किए थे। 1 कत्ल जितेंद्र ने किया था, वो 2.5 साल के बच्चे का। राजू ने अपने हाथ से एक भी कत्ल नहीं किया था। तो पुलिस ने चूंकि कत्ल में शामिल था लेकिन अपने हाथ से नहीं किया, तो राजू को एक अप्रूवर बना लिया वादा माफ गवाह, और राजू के बयान पर यह केस खड़ा हुआ। तो फिर राजू को वादा माफ गवाह बनाया तो सजा हो नहीं सकती थी, ट्रायल चल रहा था। लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ अलग होता है। राजू को बेशक अदालत सजा नहीं देती, बट एक रोज वो जमानत पे बाहर आया था, इसी ट्रायल के लिए जा रहा था, रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो बचे 2। इन दोनों पे मुकदमा चला और 19 फरवरी 1998 को पुणे की ट्रायल कोर्ट ने जितेंद्र और नारायण को फांसी की सजा सुना दी। उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 1999 को कोर्ट की इस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ऐसा जुर्म है कि फांसी से कम सजा होनी नहीं चाहिए। तो हाईकोर्ट ने भी 1999 में इस सजा को बरकरार रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई और 24 नवंबर 2000 ये फैसला सुनाया कि इनकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी। अब यहां से सब कुछ हो गया। इन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया। अब ये मर्सी पिटीशन के लिए दोनों गए। मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास करीब 15 साल तक यूं ही पड़ा रहा, ध्यान ही नहीं गया। 15 साल के बाद ध्यान गया। 27 जुलाई 2015 की तारीख आ गई। कत्ल हुए हुए अब करीब 15 और 6 21 साल हो चुके थे। फांसी की सजा सुनाए हुए करीब 17 साल हो चुके थे। तब गृह मंत्रालय ने प्रेसिडेंट को लिखा कि इन दोनों के साथ कोई रहम नहीं की जानी चाहिए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका, जो रहम की अपील खारिज कर दी और कहा कि इन दोनों को फांसी होनी चाहिए। 2015 की बात है। प्रणब मुखर्जी उस वक्त प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये रिजेक्ट हो गया, 2019 आ गया, अभी भी फांसी नहीं हुई। प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद नहीं। फांसी की सजा 98 में हुई है, 19 आ गया है, मतलब 21 साल हो गए। मर्सी पिटीशन, हर कानूनी अधिकार खत्म, बट अभी तक दोनों को टांगा नहीं गया। 6 कत्ल, बल्कि 7वां भी कत्ल गर्भ में। तभी इनमें से एक जो आरोपी नंबर 1 है, जिसने सबसे ज्यादा जालिमाना हरकत की, जिसने सबसे ज्यादा बेदर्दी से कत्ल किया, नारायण की एक पिता की मौत हो गई। उसने कोर्ट में एक अर्जी दी कि उसे पेरोल पर छोड़ा जाए। अदालत ने इजाजत दे दी। वो अपने पिता की मौत पर बाहर निकल के गया। बाहर निकलने के लिए जब गया, उसी दौरान में उसने कुछ बात की और एक एप्लीकेशन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा कि जब ये जुर्म हुआ और इतने सालों से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं उस वक्त मेरी उम्र 10 या 12 साल थी, मैं बच्चा था, तो बच्चे के हिसाब से जुवेनाइल एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि वो बच्चा था इसलिए उसे फांसी नहीं हो सकती। नंबर 3, चूंकि वो बच्चा था इसलिए उसको आम जेलों में नहीं रखा जा सकता था, और इतने वक्त तक तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। अब ये जब नई दलील आई पहली बार, तो सुप्रीम कोर्ट भी चौंकी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुणे की अदालत को कि आप एक इंक्वायरी कीजिए और इसकी उम्र का सही जो भी है वो एक बंद लिफाफे में हमें सौंपिए। अब यहां बहुत इस पे बहस हुई, कितने साल हो गए सजा को, मर्सी पिटीशन तक दाखिल हो गई, लेकिन नारायण ने शुरू से लेकर आज तक न ट्रायल कोर्ट में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में, इससे पहले कभी ये दलील ही नहीं रखी कि वो नाबालिग है। तब 2019 में क्यों? और उससे पूछा गया, वो उसका कोई सही जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा, और उसकी उम्र जो हर जगह थी शुरू से कोर्ट में, वो 20-22 साल थी क्राइम करते वक्त, 1994 में 20-22 साल, जबकि उसका कहना है कि वो उससे 10 साल छोटा है, नहीं 10 से 12 साल है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये पुणे की
कोर्ट से कहा कि आप इसकी छानबीन कीजिए, अपनी रिपोर्ट दीजिए सील बंद लिफाफे में। मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर पर वहां पुणे में इस मामले की और नारायण की उम्र की पूरी तफ्तीश हुई, साइंटिफिक तरीके से हुई, क्योंकि आपको पता है डीएनए और इन सब के जरिए आपकी उम्र बताई जा सकती है। और इसके बाद एक बंद लिफाफे में 2019 में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट खोली, पढ़ी। उस रिपोर्ट में ये था कि नारायण सही कह रहा है। जब 1994 में ये इंसिडेंट हुआ और ये कत्ल किया उसने, तब उसकी उम्र 10-12 साल के दरमियानी थी, उससे बड़ा नहीं। अब यहां पूरी कहानी पलट गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया और कहा कि चूंकि वो एक जुवेनाइल था क्राइम करते वक्त, इसलिए ना उसे फांसी दी जा सकती है और ना ही उसे इतनी कड़ी सजा दी जा सकती है। जुवेनाइल के कानून के हिसाब से मैक्सिमम जो सजा है वो 3 साल है। तो फिर क्या होना था? होना यह था कि इस राठी परिवार का जो एक्यूज नंबर 1, जो चार्जशीट में आरोपी नंबर 1, कन्विक्ट नंबर 1, वो यही बच्चा था जो बच्चा बता रहा खुद को। लेकिन क्या यहां पर सवाल ये नहीं पैदा होता है कि उस वक्त उसकी उम्र क्या थी नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ जो बाकी 2 थे, एक तो अप्रूवर बना लेकिन वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया, दूसरा भी जेल में और उसकी सारी सजाएं जो है, उसकी सारी माफियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं, फांसी का इंतजार कर रहा है जितेंद्र। लेकिन जिस शख्स ने अपने हाथों से 5 कत्ल किए, जिस शख्स के हाथ में वो नया चाकू था, जिसने इस पूरे कत्ल की प्लानिंग रची, जिसने ये कहा कि चोरी या लूटपाट करते वक्त एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना ताकि पकड़ा ना जाऊं, जिसके दिमाग की ये सारी उपज थी, वो सिर्फ कत्ल के वक्त, वारदात के वक्त एक बच्चा होने की वजह से 6 बल्कि 7 कत्ल के बावजूद कानून इंसाफ उसका कुछ नहीं कर सकता, उसे वो सजा ही नहीं दे सकता, उसकी उस सोच के कि वो भी सजा नहीं दी जा सकती। तो क्या ये अजीब फैसला या अजीब मजाक नहीं है? कायदे से देखें तो राठी परिवार के साथ शायद इंसाफ ही नहीं हुआ। तो ये थी आज की वो अजीब सी कहानी।